हेलो स्टूडेंट्स, ज्वापा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। मतलब लास्ट ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टाइम टू टाइम रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि वो क्वेश्चन एज इट इज़ वैसा ही पूछ लिया जाए, लेकिन हो सकता है कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा हो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, a student focused a sun rays using a device X on a screen. From this it may be concluded that, मतलब एक स्टूडेंट था, उसके पास एक डिवाइस थी X। ठीक है, इससे सन रेज को एक स्क्रीन पे वो फोकस कर रहा है। जैसे ये रेज आ रही हैं यहाँ से, इस डिवाइस X की हेल्प से इन रेज को इस स्क्रीन पे फोकस कर रहा है। ठीक है, तो अब इन पॉइंट से, मतलब जो ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो सकता है। तो देखो, पहली चीज़ कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही हैं एक साइड से आ रही हैं और दूसरी साइड में कन्वर्ज हो रही हैं। तो कन्वर्ज करने का काम कौन करता है? लेंस करता है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है, मिरर वाला तो हट गया, तीन ऑप्शंस हैं लेंस के। अब देखो, रेज जो हैं वो कैसे आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं वो एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेटेड हो जा रही हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, और ये है हमारा लेंस। लेंस से फोकस तक की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ये डिवाइस एक्स है, ये कौन सी है? ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो देखो 13, 14, 15 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हो सकता है कि इस साल भी इसी के जैसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एज इट इज़ ज़रूरी नहीं कि ये ऐसा ही हो, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से देखिए। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कि इस डायग्राम को स्टडी करिए और इन ऑप्शंस को सेलेक्ट करिए। क्या कह रहा है कि देखो, यहाँ पे जो रेज हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, इस डिवाइस एक्स से पास हो रही हैं और एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेटेड हो रही हैं। तो देखो क्या है, यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं इन्फिनिटी से आ रही हैं, डिवाइस एक्स पे जा रही हैं, और वो एक्स, डिवाइस एक्स क्या कर रहा है? उन्हीं रेज ऑफ लाइट को उसी साइड में आके कंसंट्रेट, इकट्ठा कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर ये कंसंट्रेट कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये कोई कन्वर्जिंग है। अब कन्वर्जिंग क्या है? कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों? क्योंकि लेंस में क्या करेगा कि वो रेज ऑफ लाइट को दूसरी साइड में कंसंट्रेट कर देगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम साइड में जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी साइड में रेज ऑफ लाइट कंसंट्रेट हो रही हैं। तो ये जो मिरर होगा ये कॉनकेव मिरर होगा। अब आगे देखते हैं, ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही थी ये इन्फिनिटी से आ रही थी, मिरर पे पड़ने के बाद इस पॉइंट पे जाके इकट्ठे हो जा रही। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? फोकल लेंथ है। तो इस डिवाइस एक्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये डिवाइस एक्स क्या है? ये डिवाइस एक्स एक कॉनकेव मिरर होगा जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर का होगा। तो ऑप्शन, अपना ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। हम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, मार्क्ड एंगल्स आर। ठीक है, इनमें से कौन कौन से एंगल करेक्टली मार्क किए गए हैं तो पहले देख लेते हैं। आई का मतलब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ई का मतलब एंगल ऑफ एमरजेंस है, और कैपिटल डी का मतलब होता है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। जरा देखते हैं एंगल आई। देखो, आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल तो ये है, इंसिडेंट रे ये है, तो आई तो करेक्ट मार्क नहीं किया गया है।
आई होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था आई। ठीक है, अब आर को देखते हैं। आर करेक्ट मार्क किया गया है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तो करेक्ट मार्क किया गया। ठीक है, अब आगे देखें, ई को भी करेक्ट मार्क नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ एमर्जेंट ये होता है नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल। अच्छा, डी को करेक्ट मार्क किया गया है। इंसिडेंट रे को अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें और रिफ्रैक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करें तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डेविएशन है। और एंगल ए भी करेक्ट मार्क किया गया है, एंगल ए है प्रिज्म एंगल। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स करेक्ट मार्क किए गए हैं? एक तो एंगल आर हो गया, एंगल डी हो गया और एंगल ए हो गया। एंगल आर, डी और ए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो पहले तो कह रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करना है। तो देखो दो लॉज हैं। पहला लॉ होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। क्या है? पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो साइन आई बाई साइन आर, ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप मीडियम नहीं बदल रहे हो, मीडियम को सेम रख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कहते हैं एयर है और ये वाटर है, अगर हमने मीडियम नहीं बदले तो ये रेशियो साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दो लॉज हैं। पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे लाई करते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। दूसरा जो लॉ है वो है कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है आगे, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो जो ये कांस्टेंट आता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सी बाई वी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो सी है, वैक्यूम में लाइट की स्पीड को बता रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब जिस भी मीडियम की आप बात कर रहे होंगे उसमें कितनी है लाइट की स्पीड, और वैक्यूम में जितनी लाइट की स्पीड है। तो लाइट की स्पीड इन वैक्यूम न्यूमरेटर में रख देंगे और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? जिस भी मीडियम में आपको पूछा जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा? ये हमें मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। सेकंड पार्ट कह रहा है, बी पार्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द टू मीडिया ए एंड बी आर, मतलब दो मीडियाज हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। एक का तो 2 दे रखा है और एक का दे रखा है 1.5। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी इज इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है। अच्छा, ये मीडियम ए था और ये बी था। ठीक है। कह रहा है कि अगर लाइट की स्पीड मीडियम बी में, लाइट की स्पीड इन मीडियम बी में 2 × 10⁸ है। ठीक है। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में फाइंड करनी है और मीडियम ए में फाइंड करनी है। तो देखो क्या करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी यूज़ कर लेते हैं। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। ठीक है। तो लाइट वैक्यूम में सी होता है म्यू बी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं वी बी के साथ। ठीक है। म्यू बी कितना हो गया? म्यू कितना है? 1.5। वी बी की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁸ मल्टीप्लाई करो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो ये हो गया लाइट की स्पीड इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितनी हो गई है, 3 × 10⁸ 8। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि मीडियम ए में कितनी है लाइट की स्पीड। तो देखो मीडियम ए में कैसे निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट वही यूज़ करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ये था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। ठीक है, अब म्यू ए आपको पता, ए पता है आपको, एक मिनट, ठीक है, म्यू ए की वैल्यू कितनी है, 2 गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ 8 है, और वी ए निकालना है। वी ए इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ अपॉन 2। डिवाइड कर देते हैं इसको, तो वी ए कितना हो जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो मीडियम ए है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग डायग्राम इज। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं। पहला कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है। फिर कह रहा है एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंस ये है। फिर कह रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। फिर कह रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। सबसे पहले पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 नंबर पे। फिर कह रहा है एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ एमर्जेंट 1 नंबर पे। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 4th नंबर पे, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट है 3 नंबर पे। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन 2 करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन कह रहा है स्टेट ओम्स लॉ, ड्रॉ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर वोल्टेज डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल हो जाएगी। अगर वोल्टेज 4 टाइम्स होगा तो करंट भी 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, आगे पार्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम, एक डायग्राम बनाना। तो चलिए डायग्राम भी बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा है, यहाँ पे हम रजिस्टर लगा लेते हैं, यहाँ पे बैटरी लगा दी, इधर पे की लगा देते हैं एक, यहाँ पे हमने एक की लगा दी। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एमीटर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस आर है, और यहाँ पे पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, तो एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कह रहे थे, तो हमने बना दिया ये सर्किट डायग्राम। आगे क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ कर्व विल यू गेट। ठीक है, अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो आप किस तरीके का ग्राफ पाते हैं। ठीक है, देखो अगर ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो जो V वर्सेस I ग्राफ है, V वर्सेस I ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो V वर्सेस I ग्राफ एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट काइंड ऑफ कर्व
अच्छा, एक्सप्लेन हाउ वुड यू यूज़ दिस ग्राफ टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब कह रहा है कि इस ग्राफ को हम रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, जो वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये। इस पॉइंट पे करंट I1 है, वोल्टेज V1 है। इस पॉइंट पे करंट I2 है और वोल्टेज V2। अगर मैं इसका स्लोप निकाल दूँ तो स्लोप का फॉर्मूला सिंपली होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, y2 की जगह क्या है V2, y1 की जगह क्या है V1, x2 की जगह क्या है I2 और x1 की जगह क्या है I1। बस हम सिंपली इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ है उसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वाई एक्सिस में अगर आपका वोल्टेज है और एक्स एक्सिस में आपका करंट है, अगर यही चीज़ उल्टा हो जाए, मीन्स अगर आई यहाँ आ जाता और वी यहाँ आ जाता, तब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेस्ट position of the needle in a milliammeter and a voltmeter not in use are shown in figure A। मतलब जब एममीटर और वोल्टमीटर यूज़ में नहीं थे तो इस तरीके से कुछ शो कर रहे थे। अब एक स्टूडेंट इनको यूज़ कर रहा है अपने एक्सपेरिमेंट में, और जब वो उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर दे रहा है तो जो निडल है उसकी पोजीशन ये और ये हो जा रही है। अब पूछ रखा है कि एक्चुअल रीडिंग क्या होनी चाहिए। अब ज़रा देखते हैं, जब यूज़ में नहीं था तो देखो एक्चुअल में पोजीशन होना चाहिए था, जो निडल था होना चाहिए था वो 0 मार्क पे होना चाहिए था, लेकिन अभी 0 मार्क पे नहीं है, ये 2 यूनिट पीछे चल रहा है। 0 से लेकर 10 तक है ये, इसका मतलब एक का जो ये एक है, एक डिवीज़न, इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 0 है और ये 10 है। 0 से लेकर 10 तक टोटल 5 डिवीजन्स हैं, तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो गई है, एक डिवीज़न की वैल्यू हो गई 2। अब आप देखो तो जो ये निडल है ये 2 डिवीज़न पीछे पहले से चल रही है, इसका मतलब ये 4 यूनिट पीछे से पहले से चल रही है, 4 यूनिट पीछे है। बात समझ में आ रही है, क्या है कि 0 मार्क पे होना चाहिए था लेकिन 2 डिवीज़न पीछे जा रखी। अब 2 डिवीज़न पीछे जा रखी है, इसका मतलब एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी 2 है, तो 2 डिवीज़न की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो 4 डिवीज़न मतलब 4 इसकी जो वैल्यू पहले से पीछे चल रही है। अब इसकी एक्चुअल जो रीडिंग आ रही थी वो निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये 30 है, ये 32 हो गया, ये 34 हो गया, 34। अब ये 4 पहले से पीछे जा रहा था, कितना जा रहा था 4 पहले से पीछे जा रहा था, तो उस 4 को हम यहाँ पे कैसे करेंगे, एडजस्ट कैसे करेंगे ये, क्योंकि अगर ये 0 मार्क पे होता 2 पे, तो वो 2 डिवीज़न इस तरीके से आगे जाता, और जो यहाँ पे ये शोर कर रहा है इस तरीके से, वो यहाँ पे ना शो करके वो इस पोजीशन पे शो कर रहा था। क्यों, क्योंकि 2 पीछे था। अब उसी 2 को अगर मैं आगे की तरफ शिफ्ट करता जाऊँ तो वो ये वाली जो निडल है वो 2 डिवीज़न आगे जाएगी। एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 34 तो था ही, 2 डिवीज़न की वैल्यू अब इसमें ऐड कर देंगे, कितना 4, तो आंसर मिल जाएगा हमें 38 मिली एम्पियर। तो एमीटर की रीडिंग तो है 34 मिली एम्पियर। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग देख लेते हैं। देखो क्या है, वोल्ट मीटर में 0 से लेके 1 तक का डिवीजन ये गिवन है वैल्यू, इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 1/5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। 2/5 का मतलब होता है 0.4, कितना हो गया 0.4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जब मीटर यूज़ किया गया, वोल्ट मीटर यूज़ किया गया था, तो उसमें 0.4 पहले से रीडिंग थी।
अब जो हमारा आंसर आएगा उसमें से हमें क्या घटाना होगा, उसमें से 0.4 घटाना है सिंपली। अब देखो यहाँ पे कितना है, 3 है, ये हो जाएगा 3.2, ये हो जाएगा 3.4, ये हो जाएगा 3.6। मतलब जब स्टूडेंट उसे यूज़ कर रहा था तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही थी, 3.6। इसमें से घटाना कितना है हमने, 0.4। क्यों घटाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वोल्ट मीटर मिल रहा था वो फॉल्टी वोल्ट मीटर था, वो 0.4 की रीडिंग पहले से ही दे रहा था। तो उस 0.4 को हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कितना मिलेगा, 3.2 वोल्ट। ठीक है, तो एम मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, 38 मिली एम्पेयर, और वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होगी, 3.2 वोल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा, अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, जिसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर हाइट का है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए यू हमेशा ही नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन, मतलब वी फाइंड करने को कह रहा है, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन, साइज और नेचर फाइंड करना है। तो पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं लेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/16, 1/24, 1/v माइनस प्लस 1/16। ये इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/24 माइनस 1/16। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 48 या 2 माइनस 3। v की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे हमें, 1/v की वैल्यू माइनस 1/48, v की वैल्यू कितनी हो गई, -48। ठीक है, पोजीशन मिल गया। ठीक है, अब साइज़ पूछा गया है, अब साइज़ कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा पोजीशन तो मिल गया, और जो पोजीशन है ये नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है। और था क्या हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जहाँ ऑब्जेक्ट होता है अगर इमेज वहीं बन रही होती है तो इमेज कैसी होती है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो नेचर तो हमने पता लगा लिया, पोजीशन पता कर ली, और नेचर हमने पता लगा लिया है, क्या है नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज़ निकालना, तो साइज़ के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, m इज इक्वल्स टू v अपॉन यू इज इक्वल्स टू hi अपॉन ho। ठीक है, v कितना, -48, u कितना है, -16। कितना है, -16। hi निकालना है। ठीक है, ho कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, 4। इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा, 3। hi हाइट ऑफ इमेज कितना मिलेगा, 12। और देखो यहाँ से भी पता चल रहा है कि इरेक्ट इमेज, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज है वो इरेक्ट इमेज है। और v की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी, इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।